हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स स्मार्ट क्लासेस। आज हम इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स का सेकंड पार्ट नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने पढ़ा था कि टैरिफ बैरियर्स के अंदर इंपोर्टर्स के ऊपर कुछ ड्यूटी इम्पोज कर दी जाती है, टैक्स के रूप में कुछ ड्यूटी उनको ऊपर इम्पोज कर दी जाती है कि अगर आप अपनी कंट्री में माल को इम्पोर्ट कराते हैं तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। बट नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर टैक्स ना लेके कुछ लिमिट क्वांटिटी है प्रोडक्ट की, उसको फिक्स कर दिया जाता है, उसकी लिमिट को फिक्स कर दिया जाता है कि इतनी ही क्वांटिटी आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अपनी कंट्री में मंगा सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इस टाइप के बैरियर को नॉन टैरिफ बैरियर्स कहा जाता है। देखो, द बैरियर विच आर इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टर, जो कि इम्पोर्टर पर लगाया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इम्पोर्ट कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा, डेट आर डिफरेंट फ्रॉम टैरिफ बैरियर्स। अब टैरिफ बैरियर से कैसे डिफरेंट होता है? टैरिफ बैरियर के अंदर तो उनको कुछ ड्यूटी देनी होती है, उनको कुछ टैक्स देना होता है इम्पोर्टर्स को, गवर्नमेंट को। बट नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि आप इतनी ही क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को बाई कर सकते हैं। देखो, नॉन टैरिफ बैरियर्स रेफर्स टू एनी मेजर अदर देन कस्टम टैरिफ, जो कि कस्टम टैरिफ से क्या है, अलग है। कस्टम टैरिफ में तो क्या होता है, कस्टम ड्यूटी फिक्स होती है। डेट रेगुलेट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इनटू अ कंट्री, जो कि क्या करता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है। अब कुछ हमारे नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, जैसे कि कोटा है। कोटा के अंदर हमारे पास है टैरिफ कोटा, यूनिलेटरल कोटा, बायलेटरल कोटा, मिक्सिंग कोटा एंड मल्टीलेटरल कोटा। तो वन बाय वन हम इसकी स्टडी करेंगे। देखो, फर्स्टली हम पढ़ते हैं कि कोटा क्या होता है। कोटा में क्या होता है, जो इंपोर्ट कंट्री है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है इंपोर्टर्स पर कि आप इतनी ही क्वांटिटी में प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि आप सिर्फ 2000 टन राइस को ही अपनी कंट्री में इंपोर्ट कर सकते हैं, तो अगर वो इससे ज़्यादा इंपोर्ट करता है तो उस पर क्या लगाया जाता है, उससे कुछ ड्यूटी वगैरह कुछ ली जाती है। वो सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी में इंपोर्ट कर सकता है अपनी कंट्री में, जो इंपोर्ट कंट्री का प्रोड्यूसर होता है। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है? सबसे पहले तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। इसका एक मेन रीज़न होता है, जो इंपोर्ट कंट्री की गवर्नमेंट होती है वो चाहती है कि जो डोमेस्टिक कंट्री के लोग हैं, कस्टमर हैं, वो अपने ही कंट्री के प्रोडक्ट्स को बाई करें। अगर वो अपने ही इंपोर्ट कंट्री के कस्टमर्स हैं, वो अपने ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बाई करेंगे, तो ऐसा करने से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल की खपत होगी और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अपने पास, फॉरेन करेंसी अपने पास आएगी, जो करेंसी होता है। तो इस चीज़ को बूस्टअप करने के लिए इम्पोर्टर्स क्या करते हैं, बैन लगा देते हैं, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें। तो इसमें कोटा के अंदर आता है टैरिफ कोटा। टैरिफ कोटा इसमें दोनों तरफ के होते हैं, टैरिफ बैरियर भी होता है और नॉन टैरिफ बैरियर। जो टैरिफ है वो टैरिफ बैरियर से लिया गया है, जो कोटा है वो नॉन टैरिफ बैरियर से है। अब आप देखो कैसे इसमें है ना, क्या करता है, इम्पोर्टर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है कि आप सिर्फ 2000 टन राइस ही इम्पोर्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी कंट्री में 2000 टन राइस इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको 2% ड्यूटी देनी होगी, या फिर कई बार इस ड्यूटी को फ्री भी कर दिया जाता है कि अगर आप 2000 टन राइस ही इंपोर्ट करेंगे तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, या फिर कई बार वो टैक्स लगा भी देते हैं। बट अगर आप 2000 टन से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, मीन्स टू से अगर आप 3000 टन अपनी इंपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट का, तो 2000 तो फ्री था, या 2000 पे तो 2% आपको देना पड़ेगा। बट जो 1000 आपने एक्स्ट्रा मंगाया है उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, टैरिफ ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। इसलिए इसे टैरिफ कोटा कहा जाता है कि अगर आपने जो रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी है उससे ज़्यादा अपने देश में मंगा रहे हो, प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपको टैरिफ ड्यूटी देनी पड़ेगी। कोटा क्वांटिटी लिमिट, जितनी लिमिट क्वांटिटी फिक्स कर दी गई है उससे ज़्यादा अगर आप मंगा रहे हो तो आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, डेट इज़ कॉल्ड टैरिफ कोटा। एंड द सेकेंड वन इज़ यूनिलेटरल कोटा। यूनी मतलब सिंगल कंट्री लगाती है। सिंगल कंट्री मतलब इंपोर्ट कंट्री है, वो इंपोर्ट कंट्री होती है, वो फिक्स कर लेती है कि हम सिर्फ
2000 टन ही राइस आपसे खरीदेंगे। वो एक्सपोर्ट कंट्री से कोई भी समझौता नहीं करती, कोई भी बातचीत नहीं करती, वो खुद ही प्री डिसाइड कर लेती है कि सिर्फ हम अपनी कंट्री में 2000 टन राइस ही इंपोर्ट करेंगे। तो डैट इज़ कॉल्ड यूनिलैटरल कोटा, जिसमें इंपोर्ट कंट्री फिक्स कर लेती है। जो इंपोर्ट कंट्री है वो फिक्स कर लेती है क्वांटिटी की जो लिमिट होती है वो इंपोर्ट कंट्री के द्वारा फिक्स कर ली जाती है कि इतना ही हम इंपोर्ट करेंगे मटेरियल। बायलैटरल कोटा के अंदर क्या होता है, बाय में दोनों कंट्रीज़ का मतलब है एक्सपोर्ट कंट्री भी और इंपोर्ट कंट्री भी, दोनों कंट्री क्या करती हैं मिलके एक क्वांटिटी को फिक्स कर लेती है कि इतनी क्वांटिटी आप हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कंट्री कहती है कि सिर्फ आप 2000 टन राइस ही हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे, हम सिर्फ आपके 2000 टन राइस ही बाय करेंगे, सिर्फ आप हमारी कंट्री में 2000 टन राइस ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम आपके 2000 टन राइस को ही इंपोर्ट करेंगे। इसके बीच में बायलैटरल कोटा में दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, बट यूनिलैटरल में सिर्फ इंपोर्ट कंट्री है वही डिसाइड करती है, वो एक्सपोर्ट कंट्री से कोई बातचीत नहीं करती, खुद ही क्वांटिटी लिमिट को डिसाइड कर लेती है। एंड मिक्सिंग कोटा के अंदर जो इंपोर्ट कंट्री होती है वो कहती है कि अगर आप हमारी कंट्री में मटेरियल को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको हमारी कंट्री का जो लोकल प्रोडक्ट है वो बाय करना पड़ेगा, जो रॉ मटेरियल है हमारी कंट्री का वो आपको बाय करना पड़ेगा, तब ही हम आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे, अदरवाइज़ हम आपका प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे। इसमें एक्सपोर्टर पर ये एक तरह से बंदिश लगा दी जाती है कि अगर आप हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम आपका मटेरियल तभी इंपोर्ट करेंगे कि आप हमारी कंट्री का रॉ मटेरियल बाय करेंगे, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड मिक्स कोटा लगा दिया जाता है। फिर होता है मल्टीलेटरल कोटा क्या होता है कि मैनी कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो एक साथ आती है और आपस में क्या कर लेती है, कोटा को फिक्स कर लेती है। हर कंट्री के लिए कोटा फिक्स कर लिया जाता है। हर कंट्री के लिए कोटा फिक्स करने से मतलब है कि जैसे इंडिया है वो 2000 टन राइस को ही एक्सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। अब यूएस है वो 3000 टन राइस को ही एक्सपोर्ट कर सकती है। हर कंट्री का अलग अलग कोटा है वो फिक्स कर दिया जाता है कि आप इस कंट्री में इतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप इस कंट्री में इतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप इतना इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो लिमिटेशन है दोनों सारी कंट्रीज़ आपस में मिलकर फिक्स कर लिया जाता है। ओके, तो एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। देखो, टैरिफ कोटे के अंदर जो क्वांटिटी है वो लिमिट है वो फिक्स कर दी जाती है। अगर उस लिमिटेड क्वांटिटी से ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है मटेरियल को तो उस पर क्या लगाई जाती है, ड्यूटी इम्पोज की जाती है, कस्टम ड्यूटी है वो इम्पोज की जाती है। यूनिलैटरल कोटा के अंदर जो इम्पोर्टर्स होता है वो खुद अपनी क्वांटिटी को लिमिट को फिक्स कर देता है कि हम सिर्फ इतना ही मटेरियल इंपोर्ट करेंगे। बायलैटरल के अंदर एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर दोनों ही मिलकर क्वांटिटी को फिक्स कर देते हैं कि इतना मटेरियल आप एक्सपोर्ट करेंगे, इतना मटेरियल हम आपका अपनी कंट्री में इंपोर्ट करेंगे। मिक्सिंग कोटा के अंदर क्या एक बंदिश से लगा देते हैं एक्सपोर्टर पे कि हम आपका मटेरियल तभी बाय करेंगे तब आप हमारा इतना रॉ मटेरियल बाय करेंगे। मल्टीलेटरल कोटा के अंदर दोनों ही जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं आपस में मिलती हैं और हर कंट्री के लिए कोटा को फिक्स करा जाता है कि ये कंट्री इतना एक्सपोर्ट कर सकती है और ये कंट्री इतना इंपोर्ट कर सकती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ लाइसेंसिंग। लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंसिंग का मतलब होता है परमिशन। लाइसेंसिंग का मतलब होता है परमिशन लेना। देखो, जब भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले परमिशन ली जाती है। जब आपने देखा होगा कि अगर हमें रोड पे गाड़ी को ड्राइव करना है तो उसके लिए भी लाइसेंस लिया जाता है। लाइसेंस का मतलब परमिशन लेना, परमिशन ग्रांट करवाना कि हाँ हम यहाँ पर चला सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस करना है तो उसके लिए भी हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। अब लाइसेंस लेने के लिए हमें DGFT एक IEC कोड देती है। क्या देती है? हमें IEC कोड देती है। जो ये IEC कोड होता है, कई बार इसे पूछ रहे थे कितनी डिजिट का होता है, ये 10 डिजिट का IEC कोड होता है। IEC कोड का मतलब होता है IEC। देखो, IEC कोड की फुल फॉर्म होती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है। ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है DGFT द्वारा इशू किया जाता है। उसमें ये बताती है कि आप अपनी कंट्री का ये मटेरियल हम इंपोर्ट करेंगे, ये कंट्री ये मटेरियल को एक्सपोर्ट करेगी, उसमें मतलब सब चीज़ फिक्स हो जाती है। तो वो लाइसेंस दे देते हैं हमें कि हाँ हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। इस IEC नंबर को मिलने के बाद ही हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके अलावा हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। एम्बार्गो में क्या होता है? कम्प्लीटली बैन लगा दिया जाता है।
एम्बार्गो में कम्प्लीटली बैन लगा दिया जाता है कुछ कंट्रीज़ के ऊपर। कुछ कंट्रीज़ के ऊपर कम्प्लीटली बैन लगा दिया जाता है कि आप मतलब वो कंट्री अपने 2 या 3 प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में नहीं बेच सकती। इनके ऊपर इसमें ना मतलब पर्टिकुलर कुछ 1 या 2 सामान के लिए पर्टिकुलर कंट्री पे बैन लगा दिया जाता है कि हम उस कंट्री के ये वाला जो 1 या 2 प्रोडक्ट है वो नहीं खरीदेंगे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर बैन लगा दिया जाता है एम्बार्गो के अंदर। जहाँ भी आप कम्प्लीटली बैन वर्ड देखेंगे ना वहाँ पर आप समझ जाना कि एम्बार्गो है, क्योंकि एम्बार्गो में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है पर्टिकुलर कंट्री की 1 या 2 गुड्स पर बैन लगा दिया जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से। अच्छा, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट में क्या होता है? लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट में होता है कि वो कहते हैं कि अगर आप हमारी कंट्री में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी कंट्री में इंपोर्ट तभी कर पाएंगे, मतलब वो इंपोर्टर जो प्रोड्यूसर होते हैं उनसे कहा जाता है कि प्रोडक्ट को इंपोर्ट तभी कर सकते हैं जब आप जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में डोमेस्टिक जो हमारी मार्केट है, डोमेस्टिक जो कंट्री है उसका रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे। देखो मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है। इंडिया इंपोर्ट करती है आर ओ मंगाती है वो बाहर से। तो वो कहते हैं कि आप आर ओ को बाहर से तब जापान से जब ही मंगाएंगे जब आर ओ के अंदर आर ओ की जो एसेसरीज़ है वो जापान से जब ही मंगाएंगे जब आर ओ के अंदर जो लगने वाली एसेसरीज़ है, जो प्रोडक्ट है, वो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इंडिया में बनाओ। जो इसमें लगने वाला रॉ मटेरियल है उसकी एक स्पेसिफिक जो क्वांटिटी है वो इंडिया में ही बनी हो, तभी आप जापान से आर ओ को इंपोर्ट करा सकते हैं, अदरवाइज़ आप जापान से आर ओ को इंपोर्ट नहीं करा सकते। इसका मेन मोटिव क्या होता है? ऐसा करने से क्या होगा, जो डोमेस्टिक मार्केट है उनका वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी और जो कस्टमर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमें करेंसी मिलेगी। तो इसलिए वो इनका ये इस तरीके का बैन लगाने का ये मकसद होता है, अपने लोगों के, अपने देश के लोगों का को एम्प्लॉयमेंट देना, अपने देश के प्रोडक्ट का यूज़ करना और फॉरेन करेंसी को इम्प्रूव करना। इसको करने से एक तो बेटा मेन तो ये होता है कि चलो प्रोड्यूसर्स के लिए तो ये ठीक है, बट अगर हम ऐसा करते हैं ना तो जो प्रोड्यूसर हैं उसको प्रोडक्ट की हाई कॉस्ट पड़ जाती है। जो डोमेस्टिक मार्केट का प्रोड्यूस यूज़ करने में कस्टमर्स को तो ठीक है, वो कम रेट पर मिल जाएगा, पर जो प्रोड्यूसर होता है ना उसको उसकी कॉस्ट हाई पड़ जाती है। जो मटेरियल उसे जापान से मंगाने में अब 50 रुपये का मिल रहा था, वो अगर डोमेस्टिक कंट्री वाले उसको बेचते हैं रॉ मटेरियल को आर ओ के, तो वो उससे ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं, जिससे इसकी और आर ओ की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। तो इससे थोड़ा सा जो होता है प्रोड्यूसर होते हैं उनको तो थोड़ा सा नुकसान होता है, बाकी कुल मिला के ये ठीक होता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाय लोकल में ये कहते हैं इंपोर्टर से ये कहा जाता है कि अगर आप अपनी कंट्री में प्रोडक्ट को इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो सबसे पहले इंपोर्टर्स कहते हैं एक्सपोर्टर से कि सबसे पहले आपको हमारी कंट्री का जो लोकल प्रोडक्ट है वो बाय करना होगा। आप हमारी कंट्री में माल को एक्सपोर्टर से कहते हैं तभी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तब आप हमारी कंट्री का जो लोकल मटेरियल है उसको बाय करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, तभी हम आपकी कंट्री का मटेरियल को यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम आपकी कंट्री के मटेरियल को यूज़ नहीं करेंगे। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट और आता है जो मैं आपको बता देती हूँ, VER एक इम्पॉर्टेंट है, VER वो भी नोट कर लीजिए। उसका है वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। VER का मतलब है वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात पर, रिस्ट्रिक्शन मतलब बंदिश लगाना। अपनी मर्जी से जब एक्सपोर्टर है वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है तो उसे वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। इसके अंदर जो एक्सपोर्टर है वो खुद ही रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि हम 2000 टन राइस से ज़्यादा आपको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। वो कह देता है कि जैसे इंडिया वाले हैं वो US वाले से कह देंगे कि हम 2000 टन राइस से ज़्यादा आपको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये क्यों करता है? ये करता है टू द रिक्वेस्ट ऑफ इम्पोर्टर। किसकी रिक्वेस्ट पर? इम्पोर्टर की रिक्वेस्ट पे। इम्पोर्टर कहता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप खुद ही अपनी कंट्री में खुद ही रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए, खुद ही उन लोगों से कह दीजिए कि हम इससे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मटेरियल नहीं देंगे, और ताकि वो
आप इतना मटेरियल देंगे और जो बाकी का मटेरियल है वो हमारी कंट्री के डोमेस्टिक जो कस्टमर है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही यूज़ करेंगे। तो हाँ, इससे हमारी भी वेल्थ अच्छी बनी रहेगी, ग्लोबल वेल्थ अच्छी रहेगी, हमारा भी प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। तो वो इम्पोर्टर की रिस्ट्रिक्शंस पर या इम्पोर्टर की रिक्वेस्ट पर एक्सपोर्टर अपने ही मटेरियल पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि हम इससे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मटेरियल सेल नहीं करेंगे। एक होता है टेक्निकल रेगुलेशन। टेक्निकल रेगुलेशन के अंदर इम्पोर्टर कहता है एक्सपोर्टर से, इम्पोर्टर सेज टू एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर से कहता है कि हम आपके गुड्स को तभी इंपोर्ट करेंगे, हम आपके गुड्स को तभी बाय करेंगे जब आप जो हम चाहते हैं उसमें वो स्पेशलाइजेशन हो। मतलब वो कहता है कि जैसा हम चाहते हैं उसमें वैसी स्पेशलाइजेशन होगी तभी हम प्रोडक्ट को बाय करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। स्पेशलाइजेशन का मतलब जिस क्वांटिटी में हम चाहते हैं, जिस प्राइस में हम चाहते हैं, जिस कलर में हम चाहते हैं, जैसी क्वालिटी हम चाहते हैं, अगर वो होगा आपके गुड्स में तो ही हम गुड्स को इंपोर्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम गुड्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे। टेक्निकल रेगुलेशन के अंदर ऐसा कहा जाता है। ओके, तो ये हमारे आज हमने पढ़े हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में। कल हमने स्टडी की थी टैरिफ बैरियर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।